हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और तैयारी तेज कर दें। ठीक है, देखिए दिसंबर में आपका यूनिट का एग्जाम होना है तो तैयारी थोड़ी सी अच्छी तरीके से करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को मिलाकर दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। सूची फर्स्ट पुस्तक, सूची सेकंड लेखक राइटर। ठीक है, राजनैतिक विकास के चरण लुसियन पाई, राजनैतिक विकास के संकट केनेथ आंगस्टीन, राजनैतिक संस्कृति का वर्गीकरण आलमंड और बर्बा, राजनैतिक दलों का वर्गीकरण ला पालुम्बरा तथा माइरन बीनर। ठीक है, मिलान करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है, डी का फोर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा, यानी राजनैतिक विकास के चरण केनेथ आगस्टीन, राजनैतिक विकास के संकट लुसियन पाई, ठीक है, और राजनैतिक संस्कृति का वर्गीकरण आलमंड और बर्बा, और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ये हो जाएगा पालुम्बरा तथा माइनर वीनर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और सेकंड क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? आर्थर बेंटले ने, ग्राहम वालास ने, हेराल्ड लास्की ने या आरटी मैकेंजी ने? राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हेराल्ड लास्की। ठीक है, तो हेराल्ड लास्की ने राजनीतिक विज्ञान के एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में और वर्तमान जो उपागम है उनके प्रतिपादन में सहायक नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। राजनीतिक विकास का सूचक निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? क्षमता है, समानता है, भाईचारा है, भेदभाव विभेदीकरण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जो कि नहीं है, भाईचारा नहीं है। ठीक है, तो लुसियन पाई के अनुसार हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था ये। ठीक है, लुसियन पाई के अनुसार 3 हैं इसमें प्रमुख लक्षण जिसका उल्लेख किया है लुसियन पाई ने: क्षमता कैपेसिटी, समानता इक्वलिटी और भेदभाव विभेदीकरण। ठीक है, और कौन सी पुस्तक में? पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर एंड, ठीक है, एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, ये पुस्तक किसकी थी? पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास पर विस्तृत चर्चा करते हुए 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया जिसमें शामिल है समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ठीक है, लुसियन पाई के अनुसार। फोर्थ क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण, हित वृद्धि, राजनीतिक संचार। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हित वृद्धि। ठीक है, पूछा है कार्य नहीं है। देखिए राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, यह आलमंड और पावेल ने जो संरचनात्मक कार्यात्मक व्यवस्था में बात करते हुए प्राथमिक कार्यों में हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण, राजनीतिक संचार की बात करता है। ठीक है, न कि हित वृद्धि की बात करता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परीक्षण प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारस्परिक अल्पतंत्र में वर्गित किया है? ठीक है, एडवर्ड सिल्ज, लुसियन पाई, आर्गिस्की, डेविड एप्टर। राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड सिल्ज। ठीक है, एडवर्ड सिल्ज ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 5 श्रेणियों में, ठीक है, कितनी श्रेणियों में? 5। ठीक है,
5 श्रेणियों में राजनैतिक प्रजातंत्र, जो है परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारस्परिक अल्पतंत्र में वर्गीकरण इसका किया है। ठीक है, जो ऊपर क्वेश्चन में है, इन सबके बीच 5 उसके बीच वर्गीकरण किया है। और तुलनात्मक राजनीति के ग्रंथों में राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना राज्य और सरकार के संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य से और सरकार से। ठीक है, स्टेट और एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो राज्य और सरकार से संबंधित है। चलिए, 6 क्वेश्चन है, राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम नहीं है? ए ऑप्शन है पूर्वी राज्य, सामंती राज, रोमन साम्राज्य, राष्ट्र राज। बी है सामंती राज, पूर्वी राज, रोमन साम्राज्य, राष्ट्र राज। और सी है पूर्वी राज, रोमन साम्राज्य, सामंती साम्राज्य, राष्ट्र राज। डी है रोमन साम्राज्य, पूर्वी राज, पूर्वी राज्य राष्ट्र और राष्ट्र राज्य और सामंती। कौन सा क्रम सही पूछा है? ठीक है, राइट कौन सा है? और राइट है सी, पहले पूर्वी राज, फिर रोमन साम्राज्य, फिर सामंती आया। ठीक है, फ्रेंडलिज्म में जिसे कहते हैं सामंती साम्राज्य, उसके बाद राष्ट्र राज्य। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में पूर्व में क्या हुआ था? कबीले थे। ठीक है, कबीलों के संगठन के रूप में विकास की जो प्रथम अवस्था थी, उससे लेकर जो आधुनिक अवस्था है, ठीक है, आधुनिक अवस्था में पश्चिम में राष्ट्र राज्य के उदय तक ऐसे विकास की लगभग जो दिशा है ऐसे ही देखी जा सकती है। और इसका विकास 5 चरणों में हुआ। पहले कबीलों के संगठन यानी पूर्वी प्राच्य राज्य, फिर यूनानी नगर राज्य में हुआ, यूनानी नगर राज्य, फिर रोमन साम्राज्य नगर, फिर सामंती और राष्ट्र राज्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा भी जाता है, रिपीट होता रहता है, तो जरूर ध्यान दें। ठीक है, क्रम पूछ लेता है। 7 क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है? हेराल्ड जे लास्की, रेमंड आरो, मोस्का, पार्सन्स। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा रेमंड आरो। ठीक है, तो रेमंड आरो ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड द, ठीक है, एंड द रूलिंग क्लास, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास किसकी पुस्तक है? इनकी, रेमंड एरो की। सामाजिक संरचना और शासक वर्ग, ठीक है, यानी सामाजिक, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा संरचना यानी स्ट्रक्चर, एंड और मतलब शासक वर्ग। ठीक है, शासक वर्ग इस बुक का जो हिंदी में मतलब हो जाएगा सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास। इन्होंने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र तथा अन्य शासन प्रणालियों के विशिष्ट वर्गों में मूलभूत अंतर पाया जाता है। ठीक है, कितना कौन सा अंतर पाया जाता है? मूलभूत अंतर पाया जाता है। और सोवियत प्रणाली और लोकतंत्र में अंतर करते हुए आरो ने लिखा कि जहां सोवियत किस्म के समाज में एक ही विशिष्ट वर्ग को शासन में एकाधिकार प्राप्त होता है, उदार लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उदार लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। और ठीक है, यहाँ विशिष्ट वर्ग की बहुलता और शासन में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के कारण असीम सत्ता का जो प्रयोग होता है वो संभव नहीं होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? मोस्का ने, मिसेल्स ने, पेरेटो ने या लास्वेल ने? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिसेल्स। ठीक है, तो अल्पतंत्र का लौह नियम जो है वो किसने दिया है? मिसेल्स ने दिया है। मिसेल्स की रचना है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है,
पॉलिटिकल पार्टीज। और उन्होंने जर्मन साम्यवादी, ठीक है, जर्मन साम्यवादी दल का अध्ययन किया और मिशेल्स के अनुसार हर लोगों में, समाज में लोगों के दो वर्ग बन जाते हैं। कितने वर्ग? दो वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग क्या करता है? वो शासन करता है। दूसरा वर्ग क्या करता है? शासित होता है। ठीक है, एक वर्ग तो शासन करता है, दूसरा शासित होता है। ठीक है, शासित रहता है। और हर परिस्थिति में सत्ता की जो यही स्थिति है वही होती है। देखते हैं आप। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग जो है, जो कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग, वो तो क्या करता है? शासन करता है। और जो और वर्ग है वो क्या करता है? दूसरा वर्ग, सामान्य वर्ग, वो शासित रहता है। ठीक है, और जो शासित होता है वो कहते हैं कि वो शासित ही रह जाता है। ठीक है, वो शासक नहीं बन पाता है, शासन नहीं कर पाता है। और शासक वर्ग की प्रकृति जो है, हमेशा उसका प्रकृति उसकी एक सी होती है। ठीक है, ये कहा है किसने? मिशेल्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज 1911। ठीक है, कि ये रचना है इनकी। चलिए, 9 क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आलमंड ने जो नए उद्देश्य रखे उनमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? विस्तृत विचार क्षेत्र की खोज सम्मिलित नहीं है, यथार्थवाद की खोज सम्मिलित नहीं है, सुनिश्चितता की खोज या संस्थावाद की खोज। राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्थावाद की खोज। ठीक है, देखिए द्वितीय युद्ध के बाद, जो कि 1939 से शुरू हुआ और 45 तक चला करीब, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में। ठीक है, तब तक चला ये। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनकर्ताओं की समझ आलमंड ने जो नए उद्देश्य रखे थे उनमें संस्थावाद की जो खोज है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं था। सांस्कृतिक परमवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक परमवाद। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में सांस्कृतिक परमवाद जो है इतिहासवाद के पतन का कारण जो है वो नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को किस रूप में देखा है? ठीक है, देखता है मतलब किस रूप में ये देखता है। सक्रियात्मक संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण जो है वो राजनीतिक प्रणाली को किस रूप में देखता है? एक प्रणाली जो धन के स्रोतों पर आधारित होती है उस रूप में देखता है, या एक ऐसा सिस्टम जो जीवन की सामग्री शर्तों में गहरी तरीके से निहित होती है उस तरीके से, या एक ऐसी प्रणाली या सिस्टम जो व्यक्तियों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी, ठीक है, को अनदेखा करते हैं, या एक सुसंगत जो अपने वातावरण से प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस रूप में देखता है? एक सुसंगत जो वातावरण से प्रभावित करती है, जो अपने वातावरण से प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित भी होती है। ठीक है, तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? पहली बात तो ये प्रतिपादक जाने आप। प्रतिपादक जो हैं वो हैं आमंड और पावेल। ठीक है, और यह दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को एक सुसंगत रूप में देखता है जो अपने वातावरण को प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित भी होता है। व्यापकता, अंतर्निहितता और अस्पष्ट सीमा, और अस्पष्ट, ठीक है, सीमा क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इस दृष्टिकोण की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 क्वेश्चन है, तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तू की कौन सी विधि थी? मानक, परंपरागत, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक।
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक। कौन सी विधि थी अरस्तु की? वैज्ञानिक। देखिए अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का प्रणेता माना जाता है, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन ने अरस्तु ने वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया। किस विधि का अनुसरण किया? वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया, ठीक है। और इस संदर्भ में अरस्तु द्वारा दिया गया 158 संविधानों का, ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है, 158 संविधानों का अध्ययन उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि 158 संविधानों का अरस्तु ने अध्ययन किया था। और उसकी वो पुस्तक जो लिखी थी उसने पॉलिटिक्स यानी राजनीति, ठीक है। तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन उल्लेखनीय है किसका? अरस्तु का। और वैज्ञानिक, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का प्रणेता माना जाता है अरस्तु को। और तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तु ने वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया था, ठीक है, वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया था। 13 क्वेश्चन है, अरस्तु की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने किसको प्रेरित किया था? संत अगस्टीन को, निकोलो मैकियावेली, संत एक्विनास या ओक्कम के विलियम? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ओक्कम के विलियम। तो ओक्कम के विलियम ये 1285 से 1343 तक रहे, ठीक है। एक अंग्रेज दार्शनिक थे ये, ठीक है। ये क्या थे? ये अंग्रेज दार्शनिक थे, फिलासफर थे, ठीक है। और इनको अरस्तु की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत जो है उसने इनको प्रेरित किया था, ठीक है। किसको? हुक्म के विलियम ने। चलिए 14 क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? एक निरंतर प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती, यह एक प्राचीन धारणा है, उपरोक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में कौन सा एक सही है? तो यह देखिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले हरमन ने किया था, ठीक है। और राजनीतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की स्थानांतरण की राजनीतिक समाजीकरण यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इन्होंने किया था एच हेमन ने, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 14। नेक्स्ट है, कौन राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, कार्ल ड्यूस, जीन ब्लॉन्डेल, रिचर्ड स्नाइडर, बेंजामिन स्वार्ट्ज। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजामिन। तो बेंजामिन स्वार्ट्ज राजनीतिक संचार से संबंधित नहीं बल्कि राजनीतिक संचार से संबंधित विद्वान है ये ड्यूस, ब्लॉन्डेल, ठीक है, ये संबंधित है। और रिचर्ड स्नाइडर, ठीक है, रिचर्ड स्नाइडर ऐसे होगा, ठीक है। और बेंजामिन स्वार्ट्ज जो है वो USIBC, ठीक है, ये डिफेंस और एरोस्पेस के डायरेक्टर हैं, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आलमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है? महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था को, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था को, सर्वाधिक राजनीतिक व्यवस्था को, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था को। सर्वाधिकारवादी होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे सर्वाधिकारवादी, ठीक है, ये होगा सर्वाधिक के जय सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था को, ठीक है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नहीं किया है, इसको नहीं किया है, ठीक है।
देखिए, आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां पाई जाती हैं। पहली है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दूसरी है महाद्वीपीय महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। तीसरी है गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। और चौथी है, ठीक है, चौथी है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन है। राजनीतिक हास की अवधारणा इस नाम के साथ संबद्ध है। डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, सैमुअल पी हंटिंगटन, जे आमंड। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सैमुअल पी हंटिंगटन। तो राजनीतिक हास की अवधारणा सैमुअल पी हंटिंगटन के साथ संबंध है और वह राजनीतिक विकास की अवधारणा के साथ साथ राजनीतिक पतन की बात करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लोचशीलता। ठीक है, चलिए आमतौर पर 19 क्वेश्चन है। आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर करते हैं, खनिज पदार्थों के लिए, कच्चे माल के लिए, निर्मित सामान के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, आमतौर पर परिधीय, ठीक है, आमतौर पर परिधीय देश। ठीक है, आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, निर्मित सामान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्रांति की तुलना बुखार यानी ज्वर से किसने की है। थेडाइस कॉपपाल ने, बैरिगटन मूर ने, केन ब्रिटेन ने, विंटन ने या फ्रांसिस आर एस फ्रैंकल ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्रेन ब्रिटेन ने। ठीक है, तो क्रेन्स ब्रिटेन फ्रांस का अमेरिकी इतिहासकार था ये। ठीक है, फ्रांस का अमेरिकी इतिहासकार था और होने के साथ साथ ये विचारों का भी इतिहासकार था। और उसने अपनी प्रसिद्ध कृति थी द एंटोनिमी ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, द ठीक है, एंटोमी ऑफ रिवोल्यूशन। और ठीक है, द एंटोमी ऑफ रिवोल्यूशन किसकी कृति थी ये, किसकी रचना थी, फ्रांस के अमेरिकी इतिहासकार बिंटन, क्रेंस ब्रिंटन की। और ये कब रची गई थी, 1938 में। ठीक है, 1938 में। और क्रांतिकारी आंदोलनों की गतिशीलता को बुखार की प्रगति से तुलना की। किसकी तुलना की इन्होंने, क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन की गतिशीलता को इन्होंने बुखार से, इन्होंने तुलना बुखार की प्रगति से तुलना की थी। ठीक है, याद रहेगा इतना अब आपको। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।